हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आरती तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको इंडिया ज्योग्राफी करवा रहे हैं, जो रीट आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्जामों में आती है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक भारत की मृदा चलेगा, जो क्लास 9th की अध्याय 15 चैप्टर है, उसको आज हम करवाएंगे। आज हम भारत की मृदा के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। उसके बाद कल हम आपको इसके क्वेश्चन करवाएंगे, जो मोस्ट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत की मृदा। तो प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में मिट्टी का बहुत महत्व होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हमारे देश में 70% से भी अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? कृषि पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, कि हम जाहिर सी बात है, मिट्टी नहीं होगी तो क्या नहीं होंगे? पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें श्वास नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी। तो क्या है, मृदा हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और हमारा जो भारत है वो भी क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती है। तो इसमें यहाँ पर मृदा का भी महत्व क्यों क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो पूरे मतलब हमारे देश में 70% जो भाग है वो आजीविका जो है वो कृषि पर ही क्या है? आधारित है। कितना प्रतिशत भाग? 70% भाग। तो आगे चलते हैं कि भारत भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विखंडन, विघटन और जीवाश्मों के सड़ने गलने से मिलकर बनी है। किससे बनी है मृदा? मृदा जो है चट्टानों के विखंडन से, विघटन से और जीवाश्म जो उनके सड़ने गलने से क्या है? मिलकर बनी है। इसमें पेड़ पौधे को उगाने की क्या होती है? क्षमता होती है। और इसका निर्माण व गुण चट्टानों, जलवायु, वनस्पति और समय पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है इसका निर्माण? निर्माण व गुण इसकी चट्टानों पर, जलवायु, वनस्पति पर और समय पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि रचना विधि के अनुसार मिट्टी के दो प्रकार होते हैं। किसके अनुसार? रचना विधि के अनुसार। कौन कौन से होते हैं? स्थानीय और विस्थापित। तो ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानों जो अपने मूल स्थान से नहीं हटती या बहुत कम हटती हैं, तो इस प्रकार से निर्मित चट्टानों को स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जो मृदा है ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टान है। क्या है? ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित जो चट्टाने होते हैं, मतलब हमारा मौसम बदलता रहता है, तो इसके साथ उसकी वजह से जो चट्टाने हैं वो विखंडित होती हैं। तो जब वे अपने मूल स्थान से नहीं हटती हैं, वे चट्टाने जो है जैसी की जैसी रहती है, अपने मूल स्थान से नहीं हटती हैं या फिर बहुत कम हटती हैं, तो इस प्रकार की जो निर्मित मिट्टी होती है उसे वो क्या कहलाती है? स्थानीय मृदा कहलाती है। और दक्षिण भारत के पठारों में ऐसी मिट्टी मिलती है। कहाँ पे मिलती है स्थानीय मृदा? स्थानीय मृदा जो है हमारे दक्षिण भारत के पठारों पर ऐसी मृदा मिलती है। तो ऐसी मिट्टी जब चट्टानों से बनती हैं, उनके गुण उनमें विद्यमान रहते हैं। जब वो हटती नहीं है, उनकी परत नहीं हटेगी, तो जाहिर सी बात है उनके गुण भी उसमें क्या रहेंगे? विद्यमान रहेंगे। तो ऐसी मृदाओं में क्या रहते हैं? उनके गुण भी विद्यमान रहते हैं। यही कारण है कि वहाँ की जो रवेदार पर्वतित चट्टानों से निर्मित मिट्टी कांकरीली, मोटे कणों वाली, लाल रंग की और अनुपजाऊ होती है। जहाँ लावा के विघटन से मिट्टी का निर्माण हुआ है, वहाँ मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। जहाँ पर लावा के विघटन से मिट्टी का निर्माण हुआ है, वहाँ पर कैसी होगी? काली मिट्टी होगी और उपजाऊ मिट्टी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मैप है मिट्टी के बारे में। इसे देखते हैं कौन कौन सी मिट्टी होती है। देखो, काप मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो काप मिट्टी ऐसी है, देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर है। देखो,
ये ब्लैक में प्लस प्लस वाली, ये देखो नीचे, ये दक्षिण में भी है, दक्षिण से इधर आपकी गुजरात साइड में भी है, और इधर थोड़ा बीच में भी है। काली मिट्टी, काली मिट्टी देखो ये बीच वाले हिस्से में थोड़ा सा गुजरात वाले कक्ष के रंग के पास भी है, और यहाँ से ये राजस्थान वगैरह से मध्य प्रदेश इधर वाले हिस्से में भी है। और ये आपकी लाल मृदा, लाल मृदा थोड़ा सा तो आपका इधर है, ये बांग्लादेश के पास इधर की साइड, और थोड़ा सा ये बीच वाला, बीच से ये साइड 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 में भी है। लेटेराइट मृदा, ये जो बिल्कुल खाली खाली जगह है जिसमें बिल्कुल वाइट 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 दिखे हुए हैं, ये इधर आपका पूर्वी वाला, दक्षिण से इधर पूर्वी दक्षिण पूर्वी वाले भाग में, ये बांग्लादेश वाला, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये सब क्या है, ये है आपकी लेटेराइट मृदा। बलुई मृदा जो है ये आपकी, ये काली 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 इधर, ये पाकिस्तान से नीचे, ये राजस्थान में ये हो गई। उसके बाद आती है आपकी पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा ये आपके, ये भूटान के नीचे, और ये हो गई आपकी थोड़ा सा, तो ये लद्दाख की तरफ हो गई, जम्मू कश्मीर की तरफ हो गई, पंजाब, हिमाचल, और इधर ये आ गई, इधर थोड़ा भूटान के साइड से ये आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। नदी, हिमवत आदि के प्रभाव से विखंडित चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी को विस्थापित मिट्टी कहा जाता है। और जो मिट्टी, जो नदी, हिमनद, पवन आदि के प्रभाव के कारण जो मिट्टी है वो विखंडित चट्टानों से बनी जो मिट्टी है वो अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है कहीं पर, तो वह मिट्टी कैसी हो जाती है, तो वह विस्थापित मिट्टी कहलाती है। भारत के मध्यवर्ती मैदानी और तटीय मैदानों की मिट्टियाँ इसी प्रकार की होती है। मिट्टियाँ बहुत ही उपजाऊ होती है। कहाँ कहाँ पर होती है? मध्यवर्ती मैदानों में और तटीय मैदानों में। नियमित जो मिट्टियाँ होती है वो वहीं पर वो कैसी होती है? विस्थापित मिट्टियाँ होती है। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी स्थानीय मिट्टी थी वो तो दक्षिण भारत में थी, और जो हमारी विस्थापित मिट्टी हैं वो कहाँ पर हैं? वो मध्यवर्ती मैदानों में और तटीय क्षेत्र में मिट्टियों की मैदान, मतलब कि मध्यवर्ती मैदानों में है और तटीय मैदानों में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत उपजाऊ होती हैं। हमारे देश की विशालता व भिन्न प्राकृतिक रचना के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का पाया जाना स्वाभाविक है। आर्थिक दृष्टि से इसकी प्रमुख उपयोगिता फसलें उगाने में है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति है, प्राकृतिक संरचनाएं विभिन्न प्रकार की, तो जाहिर सी बात है मिट्टियाँ भी कैसी होंगी? विभिन्न प्रकार की होंगी। तो आर्थिक दृष्टि से भी इसकी उपयोगिता किस चीज़ के लिए ली जाती है? सबसे ज़्यादा फसलें उगाने के लिए की जाती है। फसलें, अनाज वगैरह ये सब क्या है? उगाने के लिए, सब्जी वगैरह उगाने के लिए की जाती है। फसलों के उगाने से जुताई की इकाई, भूमि की सिंचाई, उपयुक्त फसलों का चुनाव, अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। जो बहुत कुछ मिट्टी की किस्म पर भी निर्भर करता है। कैसी मिट्टी है उसी हिसाब से वहाँ भी कैसी होगी, उसी हिसाब से वहाँ भी उसी प्रकार की वनस्पति की जाएगी, फसलें उगाई जाएंगी। तो वहाँ की किस्म के हिसाब पर भी निर्भर करता है। मिट्टी की रचना व गुणों के आधार पर भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। तो मिट्टियाँ क्या है? निम्न प्रकार से होती हैं। पहली कौन सी आती है हमारी? पहली आती है हमारी काप मृदा। भारत के विशाल मैदान में काप मिट्टी से बने हैं। भारत के विशाल मैदान व तटीय मैदान काप मिट्टी से बने हैं। यह काप मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमाई की जाती है। काप मिट्टी कहाँ से आती है? ये नदियों द्वारा लाकर जमा की जाती है। यह मिट्टी लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? पुरातन काप मृदा, नूतन काप मृदा और नूतनतम काप मृदा। तो पुरातन काप मृदा कौन में अंतर्गत क्या आता है? देखते हैं कि नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में ऊंचे भागों में जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वो कौन से होते हैं? पुरातन काप मिट्टी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को बागर के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? बागर भी बोलते हैं। और इसमें गहन खेती करके वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं।
तो यहाँ पर कितनी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं? 2 प्रकार की फसलें भी उगाई जा सकती हैं और इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। जब वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ पर क्या है, सिंचाई की भी अधिक आवश्यकता होगी। सही है ना। अब आता है नूतन काप मृदा। जहाँ तक नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच पाता है वहाँ नूतन काप मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर तो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता था पुरातन काप मिट्टी में, तो और नूतन में कहाँ है, जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंच पाता है वहाँ पर तक क्या होती है, नूतन काप मिट्टी होती है। इसे नूतन काप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की नई परत जमा होती रहती है। प्रतिवर्ष जो नदियाँ बहती हैं वो नई नई अपनी अपनी साथ क्या लाती हैं, चट्टानों से तोड़ तोड़ के मिट्टियाँ और जीवाश्म लेके आती हैं, तो वो क्या होती है, इससे नई नई परत जमा होती है। और नूतन जलोढ़ वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरातन जो जलोढ़ काप मृदा को क्या कहते हैं? पुरातन काप मृदा को बागर कहते हैं। इसे खादर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बागर कहते हैं। ठीक है, तो खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो खाद जब नदियाँ का पानी आएगा तो इसलिए वहाँ सिंचाई की क्या होगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इतनी, और मिट्टी भी कैसी होगी, उपजाऊ होगी। नूतनतम काप मृदा, यह मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश में पाई जाती हैं। इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फोरस और जीवाश्म की अधिकता होती है, जिससे कृषि के लिए मिट्टी कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तटीय मैदानों में मिलती है। कैसे मैदानों में मिलती है? तटीय मैदानों में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं कि इस मिट्टी के क्षेत्र सामान्यतः समतल होते हैं, जिन पर नहरें निकालना, कुएं खोदना, खेती करना सुगम होता है। इसमें नमी अधिक समय तक रहती है। यह बारीक कड़ वाली भरभूरी मिट्टी होती है। इसमें फसलों का उगना और पौधों द्वारा सरलता से खुराक प्राप्त करना संभव होता है। इसमें वानस्पतिक अंश मतलब ह्यूमस जो है वो भी अधिक होता है, क्योंकि नदियों के जल से अनेक वस्तुएं सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं। प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाने के कारण यह मिट्टी का प्राकृतिक रूप से क्या होता रहता है, नवीनीकरण भी होता रहता है। नई परत आती रहती है, नदियों के साथ नई नई मिट्टी आती रहती है, तो क्या पुरानी मिट्टी बहती जाती है और नई मिट्टी की परत क्या होती है, जमती जाती है। अतः खाद देने की आवश्यकता क्या नहीं पड़ती है। यह स्थानांतरित मिट्टियाँ होने के कारण क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो ये क्या सी होती हैं, उपजाऊ होती हैं। अब अगला आता है काली व लावा मिट्टी। यह मिट्टी दक्षिण भारत के लावा प्रदेश में, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग व कर्नाटक के उत्तरी भाग, गुजरात व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। कौन से भागों में पाई जाती हैं? दक्षिण भारत के लावा प्रदेशों में, जो कहाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग और कर्नाटक के उत्तरी भाग और गुजरात व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या है, पाई जाती हैं। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। कितने क्षेत्रफल पर है? कितने क्षेत्रफल है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इनका क्या है, विस्तार है। ये इस मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्ण क्षमता होती है। आर्द्रता बनी रहती है। कौन सी मिट्टी में? काली और लावा मिट्टी में क्या बनी रहती है? आर्द्रता बनी हुई रहती है। उन स्थानों की मिट्टियाँ ह्यूमस व जीवाश्मों की अधिकता के कारण उपजाऊ हैं, और लावा निर्मित होने के कारण इसमें लोहा और एल्यूमिनियम खनिजों का अंश अधिक है। पोटाश और चूने का अंश भी अधिक होता है, किंतु फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है। पोटाश और चूने की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। इसकी उर्वरकता शक्ति अधिक होती है और कपास की कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है? तो कौन सी होती है? काली व लावा मृदा। इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी की भी संज्ञा दी जाती है। इस मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगर भी कहते हैं। इसकी सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है और खाद का उपयोग कम ही करना पड़ता है। इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता कम होती है और खाद का भी उपयोग भी करना क्या होता है, कम होता है। सूखने, क्योंकि ये क्या होती है, काली होती है। काली और काली मिट्टी कैसी होगी? चिकनी होगी। चिकनी होगी तो वो क्या होगा, पानी को अधिक सोखने की क्या होती है, क्षमता होती है काली मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में तो क्या रहती है, उसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती है,
खाद का उपयोग भी बार बार नहीं करना पड़ता है। सूखने पर ये मिट्टी कैसी हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं और नर्मदा ताप्ती गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में इसमें परतें 7 मीटर तक गहरी मिलती हैं। इसमें अब मूंगफली और गन्ने की खेती भी की जाने लगी है काली मिट्टी में। किस किस की, मूंगफली और गन्ने की खेती भी की जाने लगी है और सिंचाई की सुविधा के परिणाम स्वरूप उपज में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो ये हो गया आपका काली मिट्टी। अगला आता है लाल मृदा। लाल मृदा में आता है कि इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह छिद्रदार होती है। कैसी होती है, छिद्रदार होती है। इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं रहती है। ये छिद्रदार होगी तो क्या है, पानी जल्दी सूखेगा। अब जैसे हमारे पास कोई, क्या बताएं उदाहरण के लिए, कोई स्पंज ले लो, उसमें छेद कर दो काफ़ी सारे, है ना, तो जल्दी सूख जाएगा उसमें से। और अगर उसमें कोई बिल्कुल स्पंज को गीला कर दो, बिल्कुल भी छेद ना करो, तो बिल्कुल नहीं सूखेगा, बहुत देर तक उसमें आर्द्रता बनी रहेगी। इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि देखो, हमारे पास मिट्टी है और उसमें हम बजरी डाल दें तो क्या होगा, बजरी डाल देंगे तो उसमें जगह जगह पर गैप बन जाएगी, इससे उससे क्या होगी, जल्दी पानी सूख लेगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, आर्द्रता कम हो जाएगी। और कुछ चिकनी मिट्टी हो, उसमें हम कुछ ना मिलाएं, जैसे काली काली जो पोखरों की जो मिट्टी होती है ना, नदियों में से जो निकलती है, वो जो मिट्टी होती है, वो चिकनी जो मिट्टी होती है, उसमें क्या आर्द्रता अधिक होती है, जिससे क्या होती है, उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः मतलब लाल जो, इसी जैसे काली मिट्टी में आर्द्रता की आवश्यकता कम हो, मतलब आर्द्रता बनी रहती है तो सिंचाई की क्या होती है, आवश्यकता कम होती है। और लाल मृदा में छिद्रदार होती है, इसलिए उसमें आवश्यक आर्द्रता जो क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी अधिक पड़ती है। यह उपजाऊ नहीं होती है। खाद के उपयोग से इसकी उत्पादकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका रंग भूरा लाल हो जाता है क्योंकि इसमें लोहे के अंश अधिक रहता है। किसमें, लाल मृदा में किसका अंश अधिक रहता है, लोहे का रंग, इससे लोहे का अंश अधिक होता है, इससे ये कैसी हो जाती है, भूरी व लाल भी होती है इसका रंग। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी रहती है। चूने की अंश की अधिक कम रहती है। इसकी परत कैसी होती है, पतली होती है। केवल नदी घाटियों में इसकी गहराई अधिक मिलती है। इस मिट्टी के बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में, यह मिट्टी छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में मुख्य रूप से क्या है, पाई जाती है। अगला आता है हमारा लैटेराइट मृदा। यह पकी ईंट जैसे लाल रंग की होती है। कैसी, पकी ईंट जैसे लाल रंग की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पकी ईंट जैसे लाल रंग की मृदा कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, लैटेराइट मृदा। क्योंकि लाल रंग की तो आपकी लाल मिट्टी भी होती है, पर पकी ईंट जैसे जैसे पकी ईंट का जो लाल रंग होता है ना, ऐसे लाल रंग वाली मृदा कौन सी होती है, वो होगी लैटेराइट मृदा। इसमें कंकरों की प्रधानता रहती है या पुरानी चट्टानों के विखंडन से बनी होती है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक रहती है क्योंकि चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश और जीवाश्म की कमी रहती है। ये उन भागों में पाई जाती है जहाँ अधिक वर्षा होती है। साथ ही तापमान भी कैसा होता है, अधिक रहता है। अधिक वर्षा के कारण सिलिका, रासायनिक लवण और बारीक उपजाऊ कण बह जाते हैं। इस मिट्टी के क्षेत्र ऊसर है। सूखने की यह मिट्टी पत्थर की तरह कैसी हो जाती है, कड़ी हो जाती है। सूखने के बाद यह मिट्टी कैसी हो जाती है, पत्थर की तरह कड़ी हो जाती है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिम के घाटों पर वाले क्षेत्रों में मिलती है। पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल होते हुए असम तथा इसकी सकरी पट्टी पाई जाती है। इस तरह चाय की खेती खूब होती है। लैटेराइट मृदा में किसकी खेती होती है, चाय की। और इस मिट्टी में कहीं कहीं वृक्ष भी उगते हैं जिसमें इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। अगला आता है हमारा बलुई मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ की मरुभूमि से मिलती है। कहाँ कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में, सौराष्ट्र और कच्छ की मरुभूमि में मिलती है। इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है किंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस आदि तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। शुष्क व रंध्रमय होने के कारण
पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। शुष्क होगी मतलब उसमें नमी नहीं होगी, शुष्क होगी और रंध में होगी तो मतलब बहुत जल्दी उड़ेगी। तो पवन चलेंगी तो पवनों के साथ क्या होगी, वो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो इसलिए कैसी होती है, स्थानांतरित होती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर यह मिट्टी काफ़ी उत्पादक सिद्ध होती है। अगर वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो यह मिट्टी कैसी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिद्ध हो सकती है, उत्पादक सिद्ध हो सकती है। हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में कृषि की समृद्धि इसकी पुष्टि करती है। इसी से प्रेरणा लेकर इंदिरा गांधी नहर योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। यह नहर जैसलमेर के निकट मोहनगढ़ के आगे तक पहुंच गई है और इसके पूर्ण हो जाने पर थार का मरुस्थल कैसा होगा, लहराने लगेगा। अगला आता है पर्वतीय मृदा। यह मिट्टी हिमालय पर्वत क्षेत्रों में मिलती है। कौन से क्षेत्रों में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में। अपरिपक्व होने के कारण यह मिट्टी मोटे कणों वाली व कंकड़ पत्थर युक्त होती है। इसे अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है। इसकी हुमस व चूने के तत्व कम होते हैं। यह मिट्टी अम्लीय होती है। कुछ स्थानों पर इसकी परत मोटी होती है। उन स्थानों पर चाय और आलू की कृषि की जाती है। बारीक कणों वाली मिट्टी में क्या होती है, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। किसकी, चावल की कृषि की जाती है। और कहीं कहीं पर उपजाऊ मिट्टी वाले ढालों पर चारागाह पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।